ये बताइए आशु मोंगे जी, आपको याद है यहीं पर चर्चा होती थी, नारायण साईं जब नहीं पता चल रहा था कहां थे, तो आप लोगों ने ये कहा कि वो कानून की शरण में है, वो भागे हुए नहीं हैं, अपने ही देश में है, अपने घर में है, इसको भागना नहीं कहते। अब कोर्ट उनके बारे में क्या कह रही है, पुलिस उनके बारे में क्या कह रही है, इश्तिहार लग रहे हैं हर जगह, इनाम घोषित कर दिया गया, भगोड़ा बाकायदा घोषित कर दिया गया है। अब भी आप लोग मानते हैं कि वो कानून की शरण में और कुछ भी गलत नहीं है इसमें? उनकी एंटीसिपेटरी बेल सेशन कोर्ट में डिसमिस हुई है, लेकिन हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। अच्छा। डॉक्टर शशांक, ये आसाराम के संदर्भ में क्या अब एक लाइन में ये बात तय हो जाना चाहिए कि एक जब ये अदालत अपना फैसला सुना दे उसके बाद ये चर्चा की जाए कि क्या हुआ क्या नहीं, या उसके बाद भी क्योंकि ऊपरी अदालत का ऑप्शन है इसलिए तब भी इंतजार किया जाए, उसके बाद भी एक सर्वोच्च अदालत का ऑप्शन है तब भी नहीं, एक सेकंड, करना क्या चाहिए? क्योंकि इसमें धर्म से जुड़ी हुई बातें भी हैं, गुरु से जुड़े हुए लोग भी हैं, धर्म और गुरु के हिसाब से शिष्य का संबंध, उसको उसकी व्याख्या करने वाले लोग भी हैं, तो इसमें जरा रोशनी डालें कि क्या करें वो लोग। देखिए, दो तीन बातें मैं कहना चाहता हूं यहाँ पर कि आसाराम बापू एक धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और यहाँ पर जो कानूनी चर्चा चल रही है, कानूनी चर्चा के लिए तो न्यायालय है ही है, इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट पेपर दिखाने की जरूरत नहीं है। आप लोग आसाराम बापू के शिष्य हैं तो आप लोगों को उन्होंने क्या ज्ञान दिया, क्या उपदेश दिया, क्या विलक्षणता आपने जीवन में हासिल की, क्योंकि कहा जाता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं। अगर आप लोग ज्ञान संपन्न व्यक्ति, दीक्षित व्यक्ति हैं तो हम लोग तो प्रेरित होकर के आपके शरण में आ जाए। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि जो बापू है, बापू के ऊपर ये विभिन्न प्रकार के जो आरोप लगे हैं, चाहे षड्यंत्रगत लगे हों, चाहे ये सचमुच लगे हों, लेकिन ये आरोप शर्मसार कर दे बंद, और ये धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए बड़ी अपमानजनक बात है। मैं उनके साथ हूं, अगर वो ईमानदार है मैं उनके साथ हूं। एक बात और, टीना जी ने शुरुआत में ये कहा था कि देखिए दोनों के ही लिए एक कानून का पैरामीटर है और दूसरा एक सामाजिक पहलू भी है उसका। अब समाज का एक तबका अगर ऐसा है जिनको आप आसाराम के समर्थक कहते हैं और वो किसी भी सूरत में, आप कानूनन कह लें, कोई लड़की सामने आकर ये कहे कि उसके साथ ज्यादती हुई है या कोई और, अगर वो किसी भी सूरत में ये मानने को तैयार नहीं है कि आसाराम बापू या उनके बेटे या उनका परिवार ऐसा कर सकता है, तो समाज को उस तबके को उसके नजरिया के साथ रहने देना चाहिए। नहीं, आप अपने नजरिया के हिसाब से रहे, लेकिन परमात्मा का न्याय भी सर्वोपरि है। क्या ये बहुत आसान होता है तब जबकि आप इन्फ्लुएंशियल हों और कभी पकड़े जाएं ये कह देना कि मुझे फंसाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातों के साथ आप किसी एक दिमाग को छोड़ देते हैं। अब वो दोनों ही तरफ सोचता रहता है। क्या आप इसको भी, सिक्के का ये पहलू भी कोमल स्वीकारने के लिए तैयार हैं क्या? देखिए, जब कोई इन्फ्लुएंशियल होगा तो उस पर अगर थोड़ी सी भी आंच गिराई जाएगी तो वो एकदम आग बबूला होकर काम करेगा। जो बंदे जानते होंगे फटाफट बात करेंगे उसके बारे में, उसकी छवि धूमिल करना बहुत आसान हो जाता है। मीडिया में उसका नाम आएगा, 10 लोग उसे ऑलरेडी जानते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर उस बंदे ने इतने काम किए, इतने खुलासे किए, तो मानना भी बड़ा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि जब उसने एक तरफ इतना अच्छा काम किया और दूसरी तरफ उसने ऐसा काम किया होगा, तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी टिपिकल टू गेट दैट, कि एक तरफ तो वो इतना अच्छा काम करता है और दूसरी तरफ से ऐसा करता है। तो इसकी मैंने पहले भी बोला कि एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि ना लड़की की छवि धूमिल हो और ना लड़के की छवि धूमिल हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। अगर वो बाद में समाज में बाहर निकलेगा तो उसको बहुत सारी, ये तो हो गया कानून से जुड़ा हुआ पहलू, जिसमें पुलिस होती है, वो पकड़ने की कोशिश करती है, अदालत कहती है भगोड़ा है, लेकिन उसके ऊपर एक अदालत है, उसका जिक्र करके ये कहा जा सकता है कि वो कानून की शरण में है। तब तक इस समाज से जुड़े हुए लोग क्या करें, उसके बारे में एक धारणा थी। तरुण तेजपाल के संदर्भ में एक धारणा थी, आसाराम बापू के संदर्भ में भी एक धारणा थी। अब अपनी उस धारणा को लेकर फिलहाल वो क्या करें? उस धारणा में क्या अपने आप को यह समझाएं कि हर एक आदमी के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा होता है एक बुरा, अच्छे वाले के साथ चलो, बुरे वाले में जो होगा वो देखा जाएगा? या यह समझाना चाहिए कि हमने भक्ति में और आस्था में जो एक तरफा बात मान ली थी कि इस सच्चे आदमी में कहीं किसी और बात की गुंजाइश नहीं है, उसको भी अकोमोडेट करने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए? देखिए, अभी जो है समाज क्या करे या समाज क्या नहीं करे, मैं उसके लिए बोलना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं सबको पता है कि आसाराम बापू ने कितने राहत कार्य करे हैं, कितना सब कुछ समाज को बनाया है। तो हमें देखना चाहिए कि अगर हम न्यायपालिका पर विश्वास करते हैं, अगर हमने कोर्ट में केस लगाया हुआ है और 60 दिन का फास्ट ट्रैक केस चल भी रहा है, तो कम से कम हमें उतने दिन का तो पेशेंस धारण करना चाहिए। एक सेकंड, क्या यह भी हो सकता है कि अगर मैंने एक तरफ बहुत सारे अच्छे काम किए हैं या किसी भी व्यक्ति ने किए हैं और उधर एक लांछन लग रहा है, एक लड़की ये कह रही है कि उसका शील भंग किया गया है, क्या इन अच्छे कामों को वहां आड़
में आ जाना चाहिए? क्या ये कहना चाहिए कि नहीं, अगर ये दोष है भी तो आप इसको नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? या ये कहना चाहिए कि देखिए इस सबको मिटिगेट करने के लिए, हटाने के लिए ये कुठाराघात की कोशिश है? क्या इसको ऐसे देखा जाना चाहिए? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो काम देश और धर्म के लिए किया जाता है, बहुत सारी बात ऐसी हुई है। अनेकों बार हमारे धर्म में धर्म गुरुओं को जहर देके भी मारा गया है। बापू को सिर्फ बदनाम करने की इसलिए कोशिश की जा रही है कि जो धर्म के काम हो रहे हैं उसको रोका जा सके। क्या षड्यंत्रकारियों के साथ अदालतें और पुलिस भी मिली हुई है? पुलिस अपना केस मजबूत करने के लिए कुछ भी कर सकती है। क्या यही नजरिया आपका भी है? माननीय अदालत के लिए मैं गलत नहीं बोलूंगा, बिल्कुल सही है, लेकिन पुलिस के ऊपर इन्हीं में से एक नजरिया ये भी है कि शायद यही बात नारायण साईं के दिमाग में भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।